मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। अगर आपके नाम से दादा, पिताजी या परिवार से विरासत में मिली खेती की जमीन आई है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जिससे गांव-गांव में खेती की जमीन खरीदने और बेचने का तरीका ही बदल सकता है। अब सवाल है कि क्या आप अपनी विरासत से मिली जमीन सीधे किसी बाहरी व्यक्ति को बेच सकते हैं, या पहले अपने ही भाई, बहन, माता या किसी दूसरे जो वारिस हैं उनसे पूछना पड़ेगा। आइए बिल्कुल आसान भाषा में पूरे मामला को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, पहले ये समझिए कि मामला क्या था। यह मामला महेंद्र एवं अन्य बनाम पूरन सिंह है, जो सुप्रीम कोर्ट में था, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2026 को फैसला सुनाया। यह फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच द्वारा दिया गया। आखिर विवाद यह शुरू कैसे हुआ और क्या था, यह समझिए। देखिए, हरियाणा का एक परिवार, और परिवार में पिता थे नानू। तो नानू की मृत्यु के बाद उनकी खेती की जमीन उनके बेटे और बेटियों को विरासत में मिल गई। यानी सभी क्लास वन के उत्तराधिकारी थे। क्लास वन के उत्तराधिकारी थे और उनको विरासत में पिता की मृत्यु, नानू की मृत्यु के बाद जमीनें मिली। उसके बाद परिवार के कुछ भाइयों ने 28 दिसंबर 2011 को अपने हिस्से की जमीन परिवार के बाहर की एक महिला श्रीमती पूनम को बेच दिए। लेकिन परिवार के ही एक भाई पूरण सिंह ने इसका विरोध किया। उन्होंने अदालत में कहा कि अगर मेरे भाई अपनी विरासत में मिली जमीन बेच रहे थे तो सबसे पहले मुझे खरीदने का मौका मिलना चाहिए था। और यहीं से यह कानूनी लड़ाई शुरू हुई। अब इस मामले में जब यह निचली अदालत में गया, मतलब सिविल कोर्ट में, तो सिविल कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 खेती की जमीन पर लागू नहीं होती, इसलिए पूरन सिंह की याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके बाद मामला जिला अदालत पहुंचा। जिला अदालत ने भी सिविल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। फिर हाईकोर्ट ने भी जिला अदालत के फैसले को सही माना। आखिरकार इसी तरह होते होते मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, ये बड़ा अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर हिंदू परिवार में किसी व्यक्ति को बिना वसीयत के विरासत में खेती की जमीन मिली है और वह क्लास वन उत्तराधिकारी है, तो अपने हिस्से की जमीन किसी बाहरी को बेचने से पहले परिवार के बाकी क्लास वन उत्तराधिकारियों को खरीदने का मौका देना होगा। यानी पहला अधिकार परिवार का होगा, बाहरी व्यक्ति का नहीं। मतलब अगर वो जमीन बेच रहा है तो पहले परिवार के लोगों से ही वो पूछेगा कि भैया आपको भी लेना है क्या जमीन। अगर वो नहीं लेता है तभी बाहरी को बेचा जा सकता है, ऐसे नहीं। और कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 खेती की जमीन पर भी लागू होगी। जो निचली अदालत ने कहा था कि जमीन पर लागू नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो खेती की जमीन पर भी लागू होगी। अब यह समझिए कि उत्तराधिकारी, क्लास वन उत्तराधिकारी होता कौन है। इसे भी बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत के होती है, जो ज्यादातर ऐसा ही होता है, तो सबसे पहले उसकी संपत्ति पर अधिकार होता है बेटा का, बेटी का, पत्नी का, माँ का, और कानून में शामिल अन्य क्लास वन वारिसों का है। यही लोग सबसे पहले जमीन खरीदने का अधिकार भी रखेंगे। अब एक गांव का उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए 3 भाई हैं। पिता के पास 9 बीघा जमीन है
तीनों को 3-3 बीघा मिल गया। अब एक भाई नाराज होकर अपना 3 बीघा जमीन गांव के किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहता है। पुराने तरीके में वह सीधे बाहर के आदमी को बेच सकता था, उस पर कोई रोक टोक नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार पहले उसे अपने दोनों भाइयों या जो भी अन्य क्लास 1 का उत्तराधिकारी है उससे पूछना होगा, उसको जमीन खरीदने का मौका देना होगा, और अगर वो खरीदने से मना कर देते हैं तब वह बाहर वाले को बेच सकता है। अब समझिए कि इस फैसले का फायदा क्या होगा। सबसे बड़ा फायदा यह माना जा रहा है कि परिवार की जमीन परिवार में ही रहने की संभावना बढ़ जाएगी, बाहरी लोगों की एंट्री कम होगी, भाइयों की जमीन खेतों को लेकर लंबे मुकदमे जो चला करते हैं वह कम हो जाएंगे, और गांव में जमीन को लेकर होने वाले विवादों में भी कमी आ सकती है। देखिए होता क्या था, 3 भाई हैं, 3 भाई में एक भाई थोड़ा गलत आचरण में चले गए, वो जमीन किसी को बेच दिए, औने पौने दाम में बेच दिए, अब नहीं बेच पाएंगे। उनको हो सकता है कि दारू का लत हो, कोई गलत संगत हो, और इसीलिए लोग जमीन बेचते हैं ज्यादातर। जो परिवार में कोई भी व्यक्ति थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, वो इसी तरह का काम करता है, तो अब वो उस तरह नहीं बेच पाएगा, उसको पहले अपने भाई से या जो क्लास 1 का उत्तराधिकारी है उससे पूछना होगा। अगर वो खरीदने से इनकार करेंगे तभी वो जमीन दूसरे को बेच पाएगा। लेकिन कुछ सवाल भी है। हालांकि इस फैसले के बाद कुछ नई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। मान लीजिए किसी किसान की बेटी की शादी, इलाज या खर्च चुकाने के लिए तुरंत पैसे चाहिए, और अगर परिवार के दूसरे सदस्य जानबूझकर खरीदने में देरी करें, क्योंकि पटीदारी का मामला है, पटीदारी में कहते हैं ना कि पटीदार और रहरी का दाल जितना गले, एक सोच है, एक कहावत भी है, तो वो जानबूझकर खरीदने में लेट कर रहा है, या यूं कहें कि बाजार में जो कीमत मिलने वाली है वो कीमत से कम देना चाह रहा है, तो विवाद बढ़ सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में मामला फिर अदालत तक पहुंच सकता है। यानी यह फैसला विवाद करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन हर मामले का समाधान अपने आप नहीं होगा। तो अब ये एक सवाल है कि ये किन लोगों पर लागू होगा। तो ध्यान रखिए, यह फैसला हर जमीन पर अपने आप लागू नहीं हो जाता है। यह मुख्य रूप से उन मामलों पर लागू होता है जहां जमीन हिंदू परिवार में विरासत में मिली हो, या संपत्ति बिना वसीयत के मिली हो, या मामला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के दायरे में आता होगा। अगर जमीन स्वयं खरीदी गई हो, वसीयत के जरिए मिली हो, या किसी अन्य विशेष कानून के अधीन हो, तो कानूनी स्थिति बदल जाएगी, अलग हो जाएगी। मतलब सीधा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गांव और किसानों के लिए बेहतर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब यदि विरासत में मिली खेती की जमीन बेचनी है तो परिवार के दूसरे क्लास 1 उत्तराधिकारियों के अधिकारों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कानून का उद्देश्य परिवार के भीतर संपत्ति को लेकर विवाद कम करना और उत्तराधिकार के अधिकारों की रक्षा करना है। अगर आपके परिवार में भी पैतृक जमीन का बंटवारा या बिक्री का मामला चल रहा है तो कोई भी फैसला लेने के पहले किसी अनुभवी वकील से जरूर कानूनी सलाह ले लीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो मित्रों, तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके यह जरूर बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए सही है। इंतजार रहेगा आपके जवाब का। तो यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशाह आभार। जय हिंद।